आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और उसमें उलझे हुए लोग, शादी, परिवार, नौकरी, रिश्ते, कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हम लगातार छोटी-छोटी समस्याओं के एक जाल में फंसे हुए हैं। ऑफिस की कोई ईमेल, घर का कोई अधूरा काम, ये चीजें हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा एहसास है जिससे आज शायद ही कोई बच पाया हो। एक अनथीन सूची है, कामों की, जिम्मेदारियों की और उन सबसे जुड़ा हुआ तनाव। और अजीब बात यह है कि अक्सर ये कोई बहुत बड़ी, जीवन बदलने वाली समस्याएं नहीं होती। हाँ। ये छोटी छोटी रोज की उलझनें होती हैं जो मिलके एक बड़ा बोझ बन जाती हैं। हाँ, और यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ऐसा क्यों होता है? आज हमने इस विषय पर कुछ बहुत अलग-अलग तरह के स्रोत इकट्ठे किए हैं। एक तरफ तो आधुनिक जटिलता का आध्यात्मिक उपाय नाम का एक लेख है, जो इसकी वजह हमारे अंदर खोजता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक समाजशास्त्रीय रिसर्च पेपर है जो इसका दोष पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर, यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर डालता है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक का लेख भी है। अच्छा। जो ये बताता है कि हमारा दिमाग इन तनावों को प्रोसेस कैसे करता है। तो आज का मकसद इन अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विचारों को समझना है और देखना है कि क्या हम इनके बीच कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए उस सबसे प्रोवोकेटिव विचार से शुरू करते हैं जो उस आध्यात्मिक लेख से आया है। उसका जो मूल तर्क है वो बड़ा हैरान करने वाला है। वो कहता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में इसलिए घिरे रहते हैं क्योंकि उनके पास इनसे बड़ी कोई समस्या या कोई बड़ा अधूरा काम नहीं होता। पहले बार सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है। हम तो सोचते हैं कि जीवन में जितनी कम समस्याएं हों उतना अच्छा, लेकिन ये विचार एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सच की ओर इशारा करता है। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से किसी ना किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। वो खाली नहीं रह सकता। अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ी खोज, कोई गहरा मकसद नहीं है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान रोज की छोटी छोटी परेशानियों पर ही लगा देता है। हाँ। वो छोटी समस्याएं ही उस खालीपन को भर देती हैं। मतलब हमारा दिमाग एक तरह से समस्या समाधान की मशीन है। बिल्कुल। और अगर उसे कोई बड़ा सार्थक काम नहीं मिलता तो वो घर में दूध खत्म होने या ट्रैफिक में फंसने जैसी छोटी बातों को ही अपनी सबसे बड़ी परियोजना बना लेता है। और फिर यही छोटी चीजें हमारे भावनात्मक जीवन पर हावी हो जाती हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी से हुई मामूली अनबन दिन भर दिमाग में घूमती रहती है। घर का कोई छोटा मोटा काम एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि मानसिक ऊर्जा को टिकने के लिए कोई बड़ी मजबूत जगह नहीं मिलती तो वो इन छोटी छोटी दरारों में ही बहने लगती है। हाँ, लेख के मुताबिक यही ऊर्जा का गलत दिशा में लगना है। और यहीं पर वो लेख एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि एक बड़ा पेंडिंग कार्य तो है जिसे हम सब अनदेखा कर रहे हैं। और वो है स्वयं की खोज। ये दो शब्द सुनने में बहुत सरल लगते हैं, पर लेखक के हिसाब से यही वो सबसे बड़ा काम है। और यहाँ स्वयं की खोज का मतलब अपनी पसंद नापसंद जानना या कोई नया शौक पालना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा मौलिक है। इसका मतलब है ये समझना कि हमारी असली प्राथमिकताएं क्या हैं, हम अपनी सामाजिक भूमिकाओं और पहचानों के परे कौन हैं। ये उन परतों को हटाने जैसा है जो समाज, परिवार और हमारी अपनी अपेक्षाओं ने हम पर चढ़ा दी हैं, ताकि ये देखा जा सके कि उनके नीचे असल में क्या है। लेखक के अनुसार जब कोई इस बड़ी खोज में लगता है तो बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। ठीक है, मैं इस विचार को समझ पा रही हूँ, यह आकर्षक है, लेकिन मुझे यहाँ पर रुककर सवाल पूछना पड़ेगा। जरूर। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा सच्चाई से दूर नहीं है? क्या ये उन लोगों की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा जो सच में मुश्किल में है? यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत, वो समाजशास्त्रीय रिसर्च पेपर, एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो रिसर्च पेपर जिसका शीर्षक कुछ द बर्नआउट इकोनॉमी जैसा है। हाँ। वो कहता है कि लोगों का तनाव उनकी आंतरिक खोज की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी ठोस बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है। हाँ, वो पेपर तर्क देता है कि आज के दौर में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, घर चलाना लगातार महंगा हो रहा है और हर किसी पर हर समय ज्यादा प्रोडक्टिव होने का दबाव है। सही बात है। ऐसे में किसी के पास स्वयं की खोज के लिए फुर्सत कहाँ है? जब कोई इस बात से परेशान है कि अगले महीने का किराया कैसे देगा, तो उसे ये कहना कि तुम्हारे पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्या ये उनकी स्थिति का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? बिल्कुल।
ये दूसरा स्रोत कहता है कि समस्या हमारे दिमाग में नहीं बल्कि सिस्टम में है। जब सिस्टम ही अस्थिरता और दबाव पैदा कर रहा हो तो तनाव एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कोई व्यक्तिगत कमी नहीं। तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और परिवार की चिंताएं इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि आज के समय में बच्चों की परवरिश और शिक्षा का खर्च उठाना ही एक बहुत बड़ा पहाड़ है। सही है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल विपरीत छोर हैं। एक कह रहा है कि समस्या अंदर है, अर्थ की कमी। दूसरा कह रहा है कि समस्या बाहर है, सुरक्षा की कमी। ये दोनों एक साथ सच कैसे हो सकते हैं? यही सबसे दिलचस्प पहेली है और शायद इसका जवाब हमारे तीसरे स्रोत में छिपा है, जो एक मनोवैज्ञानिक का लेख है। वो इन दोनों तर्कों को खारिज नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है कि हमारा दिमाग इन दोनों ही स्थितियों में काम कैसे करता है। अच्छा, वो अटेंशन यानी हमारे ध्यान की भूमिका पर फोकस करता है। अटेंशन मतलब हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? ठीक समझे। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हमारा दिमाग एक खतरा पहचानने वाली मशीन की तरह विकसित हुआ है। ओके। ये सकारात्मक चीजों से ज्यादा नकारात्मक चीजों पर ध्यान देता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। आज हमारे लिए शेर का खतरा तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है। अब वो खतरा एक बॉस की नाराजगी, एक अनपेड बिल या सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि चाहे समस्या असली हो, जैसे पैसे की कमी, या फिर थोड़ी अमूर्त, जैसे जीवन में मकसद की कमी, हाँ, हमारा दिमाग दोनों ही स्थितियों में छोटी छोटी नकारात्मक चीजों को पकड़कर उन्हें बड़ा बना देगा। बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव ट्रैप या संज्ञानात्मक जाल कहता है। जब हम तनाव में होते हैं, चाहे बाहरी दबाव के कारण या आंतरिक खालीपन के कारण, हमारा ध्यान संकीर्ण हो जाता है। हम केवल समस्या पर ही फोकस करने लगते हैं, और जितना हम उस पर फोकस करते हैं वो उतनी ही बड़ी लगने लगती है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। एक छोटी सी चिंता हमारे पूरे मानसिक आकाश पर छा जाती है। बिल्कुल। ये बात समझ में आती है। तो ये तीसरा स्रोत एक तरह से पुल का काम कर रहा है। वो कह रहा है कि बाहरी दुनिया की समस्याएं, जैसा समाजशास्त्री कहते हैं, बिल्कुल वास्तविक है और तनाव पैदा करती हैं। हाँ। लेकिन हमारा आंतरिक जीवन, जैसा आध्यात्मिक लेखक कहता है, ये तय करता है कि हम उस तनाव पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं और हमारा ध्यान कहाँ जाके अटक जाता है। आपने इसे बहुत अच्छे से जोड़ा है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की नौकरी में समान रूप से तनाव है। ठीक है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार दोनों तनाव में रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जीवन में कोई बड़ा मकसद या आंतरिक मजबूती है, वो शायद उस तनाव को एक चुनौती के रूप में देखेगा, जिसे पार करना है। हाँ। वहीं जिस व्यक्ति के जीवन में पहले से ही खालीपन है, उसके लिए वही तनाव एक सबूत बन जाएगा कि सब कुछ व्यर्थ है। समस्या एक ही है, पर उसका असर अलग अलग है। तो अगर हम मान लें कि ये तीनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सही हैं, तो सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। हम अर्थव्यवस्था को रातों रात नहीं बदल सकते, और स्वयं की खोज एक बहुत लंबी और शायद कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्या इन स्रोतों में कोई व्यवहारिक सलाह भी दी गई है? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनकी सलाह अलग अलग होते हुए भी एक ही दिशा में इशारा करती है, और वो है अपने ध्यान को सचेत रूप से नियंत्रित करना। ओके। मनोविज्ञानी का लेख एक बहुत ही सरल तकनीक का सुझाव देता है, जिसे वो पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। पैटर्न इंटरप्ट। हाँ, जब भी आप खुद को किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा चिंता करते हुए पाएं, तो रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, ये छोटी सी चिंता असल में किस बड़ी चिंता का प्रतीक है? एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप इस बात से परेशान हैं कि आपका किचन बहुत गंदा पड़ा है। आप चिड़चिड़ा रहे हैं। हाँ, पैटर्न इंटरप्ट का मतलब है रुककर पूछना, क्या मैं सच में बर्तनों से परेशान हूं, या मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरे काबू से बाहर हो रही है। अच्छा। या क्या मैं इसलिए थका हुआ महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। ये किचन की समस्या को एक संकेत के रूप में देखता है, समस्या के रूप में नहीं। ये तो एक तरह से जासूसी का काम हो गया, अपनी ही चिंताओं के पीछे छिपे असली अपराधी को ढूंढना। एक तरह से, हाँ। और आध्यात्मिक लेख इसी बात को एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि सिर्फ बड़ी चिंता को पहचानना काफी नहीं है, आपको सबसे बड़े पेंडिंग कार्यों को भी याद करना होगा। उसकी सलाह है कि आप अपने जीवन के एक या दो मूलभूत मूल्यों, मतलब कोर वैल्यूज को पहचानें। जैसे क्या आपके लिए रचनात्मकता सबसे जरूरी है, या शांति, या फिर दूसरों की मदद करना? और फिर एक बार जब आपने अपना कोर वैल्यू पहचान लिया, तो उसका क्या करना है? फिर आप अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को उस वैल्यू के चश्मे से देखें। अच्छा। मान लीजिए आपका कोर वैल्यू शांति है और आप अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत तनाव में हैं।
अब आप उस तनाव को सिर्फ एक बाहरी समस्या के तौर पर नहीं देखते, आप उसे इस रूप में देखते हैं कि ये स्थिति मेरे मूलभूत मूल्य के खिलाफ जा रही है। ये आपको एक नई स्पष्टता देता है। बिल्कुल। अब आप समस्या को हल करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। हो सकता है आप उस स्थिति से खुद को दूर करने का फैसला करें, या फिर उसे संभालने का कोई नया तरीका निकालें जो आपकी शांति को भंग न करे। तो ये समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है, नहीं, ये उन्हें एक बड़े संदर्भ में रखना है, बिल्कुल, ताकि उनका असली मतलब समझ में आए और उन्हें संभालने की ताकत मिले। बिल्कुल। ये समस्याओं से ऊपर उठने का एक तरीका है। जब आपको पता होता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो रास्ते के छोटे मोटे गड्ढों से निपटना आसान हो जाता है। सही बात है। जब आपका केंद्र मजबूत होता है, जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं और आपकी दिशा क्या है, तो बाहरी उथल पुथल का असर कम हो जाता है। आप लहरों में डूबने के बजाय उन पर तैरना सीख जाते हैं। तो इन सभी विचारों का सार क्या है? अगर हम इन तीनों स्रोतों को एक साथ देखें तो यह पता चलता है कि आधुनिक जीवन का तनाव एक जटिल पहेली है। इसके कुछ हिस्से बाहरी हैं जिन्हें हम तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने ध्यान, हमारी अपनी प्राथमिकताओं और हमारी अपनी समझ पर निर्भर करता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताएं और फ्रस्ट्रेशन बेकार का शोर नहीं है। नहीं, वो असल में बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। वे सिग्नल हैं जो हमें बता रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा। या तो हमारी बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर हम अपने आंतरिक मूल्यों से भटक गए हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम अपनी चिंताओं को एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि हमें अपने जीवन में क्या बदलने की जरूरत है। हम चुन सकते हैं कि कौन सी समस्या हमारे समय और ध्यान के लायक है। और ये चुनाव ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तक हमारा ध्यान बाहरी चीजों द्वारा अनजाने में नियंत्रित होता है, हम एक तरह से गुलाम हैं। जैसे ही हम अपने ध्यान को सचेत रूप से एक आंतरिक लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं, हम अपनी शक्ति को वापस पाना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद मेरे मन में एक अंतिम विचार आ रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार बाहर देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ज्यादा हासिल करो, ज्यादा बनो, ज्यादा व्यस्त रहो। बिल्कुल। और शायद इसीलिए अंदर की ओर देखना इतना मुश्किल और इतना जरूरी हो गया है। तो इन सभी स्रोतों को समझने के बाद जो एक सवाल मन में गूंज रहा है वो सवाल ये है कि अगर हमारी रोजमर्रा की ये छोटी छोटी चिंताएं और तनाव असल में गहरा संकेत हैं जो किसी बड़ी गड़बड़ की ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे वो गड़बड़ हमारी आर्थिक असुरक्षा हो, हमारे संज्ञानात्मक पैटर्न हो, या हमारे अपने मूल्यों से हमारी दूरी हो, तो फिर वो कौन सा एक संकेत है जिसे हम सब लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी के शोर पर ध्यान देना ज्यादा आसान लगता है।